जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ GEO 203 यानी ज्योग्राफी का 203 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्योग्राफी का 203 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर हम अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये BA 4th सेमेस्टर के 2023 का पेपर है। और इस पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस पेपर का टाइटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो आपके 4 क्रेडिट का ये आपका पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी हमेशा की तरह हो सके सबसे अच्छी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट, साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको DDU एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलते ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक बागती फसल है, यानी बागती फसल है। तो प्लांटेशन क्रॉप जिसका प्लांटेशन किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय की खेती, जो जैसे आप स्टूडेंट आपको बताऊं, चाय, कॉफी, रबड़, ये सारे प्लांट की खेती जो होती है प्लांटेशन क्रॉप, जिसको बागती फसल आप कहते हैं, जिनके बाग बड़े स्तर पे लगाए जाते हैं। बाकी चावल, गेहूं, मक्का ये बागती फसल नहीं है, ठीक है, ये खाद्य फसल है। और ये जो चाय, कॉफी, रबड़, इसका उत्पादन किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? इसको ज्यादातर उगाया ही जाता है, इसकी खेती खुद के खाने के लिए कम की जाती है, बेचने के पर्पज से, औद्योगिक पर्पज से ज्यादा, कमर्शियल पर्पज से ज्यादा की जाती है, इसलिए ये बागती फसल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाय, टी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। विच स्कॉलर फर्स्ट डिमार्केटेड द एग्रीकल्चरल रीजन, यानी सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा डी हिट्सली। तो डी विट्सली का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने फर्स्ट डिमार्केटेड एग्रीकल्चर रीजन को फर्स्ट टाइम इन्होंने इसका सीमांकन किया, ठीक है, कृषि प्रदेशों का सीमांकन, ठीक है, तो इन्होंने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विट्सली, ठीक है। स्टूडेंट 1936 में ये इन्होंने किया था। और ये सीमांकन कब किया? अगर ईयर को याद रखा जाए तो ईयर हमेशा की तरह छोटी छोटी बातें आप नोट करेगा। 1936 में सीमांकन इन्होंने किया था, ठीक है। विटलसी ने इसको सीमांकन 1936 में किया और उन्हें पूरे विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था, ठीक है, पूरे विश्व को 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्टूडेंट कह रहा है कि वॉन थ्यूनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज वॉज गिवन इन। अब देखिए ईयर भी पूछा, इसलिए स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ईयर बताया था। तो कृषि भूमि उपयोग का वॉन थ्यूनेन मॉडल दिया गया, किस वर्ष दिया गया? तो स्टूडेंट, तो वॉन थ्यूनेन मॉडल दिया गया 1826 में। वॉन थ्यूनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वॉज गिवन इन 1826। और स्टूडेंट, इस मॉडल को, वॉन थ्यूनेन मॉडल को स्थान सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वॉन थ्यूनेन का स्थान सिद्धांत, अगर ये इसको स्थान सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इसको जर्मन किसान शास्त्री हेनरिक वॉन थ्यूनेन ने 1826 में, ठीक है, इस मॉडल को दिया था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकाकी राज्य संबंधित है, आइसोलेटेड स्टेट इज एसोसिएटेड विद। तो आइसोलेटेड स्टेट की ये जो संकल्पना है वॉन थ्यूनेन से ये संबंधित है। आइसोलेटेड स्टेट की बात कौन करता है? तो वॉन थ्यूनेन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, साथ ही साथ कहना चाहूंगा 2023 को छोड़ के इससे पहले की भी 2 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड रखे हैं। तो अगर आप और पहले की प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप जाके चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में भी देख पाएंगे 4th सेमेस्टर के, और 4th सेमेस्टर के ऑल वीडियोस में भी आप जाके इसको देख पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं और कोई डाउट हो तो कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैसाबी रेंज इज रिलेटेड टू। तो मैसाबी श्रेणी किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट, मैसाबी रेंज जो होता है, ठीक है, मैसाबी रेंज जो है आयरन ओर यानी लौ अयस्क के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। मैसाबी की श्रेणियां लौ यानी अयस्क के लिए जानी जाती है, जिसको आप आयरन ओर कहते हो, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। मैसाबी रेंज कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है, यानी कौन सा फूड क्रॉप नहीं है। तो स्टूडेंट आपको पहले ही बताया कि चावल, गेहूं, मक्का ये खाद्यान्न फसल है, ठीक है। लेकिन जो चाय है ये बागती फसल है, बागवानी वाली फसल है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप है। तो टी जो है वो फूड क्रॉप नहीं है। बाकी राइस, व्हीट और मेज यानी चावल, गेहूं, मक्का ये सब खाई जाने वाली फसलें हैं। इसको आदमी इसको किसान बेसिकली खाने के लिए उपजाता है, खुद भी खाता है और बचा हुआ चीजों को बेच देता है, ठीक है। और चाय जो है, चाय का उत्पादन बस अपने लिए नहीं करता है, वो उसको कमर्शियल पर्पज से यानी बेचने के पर्पज से करता है, ठीक है। तो ये आपका खाद्य में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन खाद्य फसल में नहीं आएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। तो कौन सा एक कैश क्रॉप है स्टूडेंट। कैश क्रॉप जो बागती फसल होती है वो कैश क्रॉप होती है, जिसको प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है, लाभ के लिए उगाए जाने वाले फसल ही कैश क्रॉप यानी नगदी फसल कहलाते हैं। तो नगदी फसल कौन सी है, तो स्टूडेंट चाय, कॉफी, रबड़ ये सब नगदी फसल है, ठीक है। तो हमारा टी हो जाएगा। बाकी राइस, व्हीट और मेज, चावल, गेहूं, मक्का जो है ये नगदी फसल नहीं कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निर्माण उद्योग में किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो किस मतलब वो किस सेक्टर में आती है। तो स्टूडेंट जो आर्थिक क्रिया निर्माण उद्योग जो होता है वो सेकेंडरी में आता है। स्टूडेंट इसको अभी आपको आगे भी अच्छे से समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि प्राइमरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है स्टूडेंट वो सेकेंडरी में आती है, जिसको आप कहते हैं द्वितीयक श्रेणी में ये आती है। निर्माण उद्योग जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उद्योग धंधा है, उद्योग है, वो द्वितीय श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बनते कथन किसका है, यानी रिसोर्सेस आर नॉट दे बिकम, यानी वो बनाए जाते हैं वो खुद नहीं होते। तो स्टूडेंट ये कथन किसका है, तो स्टूडेंट आप ध्यान से नोट करिएगा कि ये जिमरमैन का ये स्टेटमेंट है, और जिमरमैन के साथ साथ इस स्टेटमेंट को इरिक वॉल्टर ने भी दिया है। तो जिमरमैन और इरिक वॉल्टर दोनों ने मिलकर दिया है। तो कहीं कहीं अगर इरिक वॉल्टर ही रहा, जिमरमैन नहीं रहा, तो हम इरिक वॉल्टर को भी लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर इस स्टेटमेंट को दिया है, ठीक है। तो एरिक वॉल्टर को भी आप याद रखेंगे, एरिक वॉल्टर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश। तो स्टूडेंट सर्वाधिक दुनिया में जो चावल उत्पादन है वो चाइना करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, चाइना है। चाइना नंबर 1 पर है और जो इंडिया है वो नंबर 2 पे है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो भारत है, और पहला सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश तो वो चाइना है, चीन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है। तो विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप ज्यादा पाया जाता है, यानी विच ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्री जो देश, स्टूडेंट आपको तो पता है विकासशील देश, विकसित देश होते हैं, और फिर विकासशील, जो भारत है वो विकासशील देश है, और अमेरिका जैसे देश क्या है वो विकसित देश है, ठीक है, और बाकी तो पिछड़े देश हैं ही। तो वो कह रहा है कि विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है। तो विकासशील देशों में स्टूडेंट जो होता है प्राथमिक सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो ज्यादा पाया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में स्टूडेंट जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। अब जो होता है यानी उद्योग वाली क्रिया जो होती है वो सेकेंडरी में होती है, और प्राइमरी में स्टूडेंट यानी प्राथमिक में क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में फार्मिंग, फिशिंग, यानी फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, तो जितना काम किया जा सकता है जमीनी स्तर पे, जैसे खेती करना, मछली पालन करना, फॉरेस्ट्री करना और माइनिंग करना, मतलब माइनिंग मतलब खादानों को की खुदाई उदाई करना। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट अगर व्यक्ति करता है, यानी जिसमें व्यक्ति खुद काम करता है अपनी जीविका चलाने के लिए, वो प्राइमरी सेक्टर है। तो ये जो विकासशील देशों में आर्थिक क्रियाकलाप सबसे ज्यादा पाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। तो स्टूडेंट विश्व व्यापार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए 1995 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। स्टूडेंट अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं, और स्टूडेंट और आपके लिए और सारे वीडियोस अपने कीमती टाइम में से निकाल कर एग्जाम जब आते हैं तो उससे पहले हम आपके लिए कर देते हैं, ठीक है। तो इस हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। वेबर ने उद्योग की स्थापना से संबंधित सिद्धांत किस वर्ष में प्रतिपादन किया। तो जो वेबर था इसने, स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जो थियरी मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है,
तो उद्योगों की स्थापना से संबंधित यानी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सिद्धांत को 1909 में दिया। 1909 यानी 1909 में, ठीक है ना। वेबर ने जो अपनी थियरी दी थी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, वो 1909 में दी थी, जिसमें न्यूनतम लागत स्थान सिद्धांत की नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत, ये जो सिद्धांत वेबर का था, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत, जिसे हम न्यूनतम लागत स्थान सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको 1909 में वेबर ने दिया था। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। स्टूडेंट साथ ही साथ 2022 का भी प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप भी उसको जाकर देख लीजिएगा। झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? झरिया कोल फील्ड जो है स्टूडेंट, वो धनबाद, अगर यहाँ तो झारखंड दिया हुआ, और अच्छे से आप जान लीजिए स्टूडेंट कि झरिया कोयला जो क्षेत्र है, जो बहुत ज्यादा भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले का क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा। आपको ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र क्या है, तो झरिया कोयला क्षेत्र ही भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है, जो धनबाद झारखंड में है। धनबाद याद रखिएगा, झारखंड के धनबाद में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया करते हैं। तो स्टूडेंट आर्थिक भूगोल है, तो इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल है तो आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे ना इसमें, तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या आएगा? उत्पादन, लेन देन, कंजम्पशन खपत, उत्पादन, विनिमय, उपभोग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लौह अयस्क यानी आयरन ओर की किस्म नहीं है। तो स्टूडेंट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट जो ये है, ये तीनों जो है आयरन के प्रकार है, आयरन की ओर है। तो स्टूडेंट मैग्नाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट, जो सीडेराइट है तो ये भी आपका क्या है? आयरन ओर है। लेकिन लिग्नाइट, अब जो क्या नहीं है, तो लिग्नाइट ये आयरन ओर नहीं है। लिग्नाइट स्टूडेंट कोयला, निम्न ग्रेड का कोयला है। क्या है? कोयला है जो निम्न ग्रेड का एक कोयला है, ठीक है, जो अच्छा क्वालिटी का कोयला भी नहीं है, यानी बहुत ज्यादा जल्दी जल जाता है और उसमें भी नहीं देता है, ठीक है। तो लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का एक अयस्क है, ठीक है। बाकी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट ये आपका लौह अयस्क है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछिए और बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि सारे स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं गांवों से जुड़े हुए जरूर हैं। तो किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की रोपाई की जाती है। तो राइट आंसर हमारा पैडी हो जाएगा, धान की ही तो रोपाई होती है, जिसको गड़ाई भी आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादकों के मूल्य के अनुपात हों, यानी ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बी बेनिफिशियल इफ द प्राइस रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार लाभप्रद कब होता है? जब दोनों के बीच में जो उत्पादक के मूल्य हो स्टूडेंट वो असमान हो। समान होंगे तब तो वो व्यापार लाभप्रद नहीं होगा। अगर मूल्य जो है दो देशों में असमान होंगे तो आदमी एक तरफ से खरीदा जाएगा और दूसरी तरफ बेचा जाएगा, और जब मूल्य समान रहेंगे तो कोई किसी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए जब मूल्य असमान रहते हैं, यानी कि एक तरफ चेंज होता है तो कहीं दूसरे तरफ से खरीदा जाता है, और जहां मांग होती है वहां पे बेचा जाता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में अच्छा होता है। अगर सब मूल्य सेम हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? कोई क्यों लेन देन करेगा? तो व्यापार की दृष्टि से मूल्य का असमान होना जरूरी है। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? तो स्टूडेंट जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो किसकी ब्रांच है? सब ब्रांच है या सब सब्जेक्ट है? तो ह्यूमन ज्योग्राफी की, ये मानव भूगोल की उपशाखा है, ठीक है। ये मानव भूगोल की उपशाखा है, ठीक है। बाद में, ठीक है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं जो है इसमें अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। पहले ये मानव भूगोल की शाखा थी, बाद में ये स्वतंत्र ये भूगोल की शाखा के रूप में विकसित हो गई। अब ये मानव भूगोल की शाखा न होकर आर्थिक भूगोल की एक अपने आप में एक प्रमुख शाखा बन चुकी है, आर्थिक भूगोल। अगला प्रश्न, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिश्रित, अब स्टूडेंट इस प्रश्न को करने में बड़ा ध्यान दीजिएगा, दो बातें हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित कृषि। तो फसलों के साथ साथ जब पशुपालन करते हैं तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। फसलों के साथ साथ जब पशुपालन का काम किया जाता है, यानी क्रॉप्स विथ लाइव स्टॉक जब होता है, तब हम क्या कहते हैं? जब पशुपालन भी कर लेते हैं और क्रॉप्स भी एक साथ, जैसे आपने जानवर भी पाल लिए और फसल भी उगा रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग। लेकिन स्टूडेंट जब एक से ज्यादा फसल का उत्पादन करते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं, ना कि मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। मिश्रित कृषि नहीं कहते हैं। एक फसल से जब ज्यादा उगाते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा फसल एक साथ उगाते हैं। लेकिन जब ये फसलों के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे हम मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि भी कहते हैं, ठीक है।
तो अब मिश्रित फसल से लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना कि बहुत सारे फसल उगाने को मिश्रित कृषि कहते हैं, नहीं, फसल उगाने के साथ साथ जब कृषि पशुपालन का काम भी किया जाए तो वो मिश्रित कृषि में आता है। आर्थिक भूगोल का सूत्रपात यानी आर्थिक भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आपको मैं बताऊंगा, सूत्रपात किसने किया। तो स्टूडेंट अगर हम मॉडर्न फादर की बात की जाए तो जॉर्ज चिशोलम को माना जाता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले गोट्स लिखा है, गोट्स। तो गोट्स ने स्टूडेंट, जो गोट्स ने जर्मनी 1882 में जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की नींव रखी, 1882 में गोट्स ने जर्मनी, लेकिन इसने जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की, आर्थिक भूगोल की बात की, वो जर्मनी तक ही सीमित रहा। और लेकिन बाद में 1887 में 1887 में तो गोट्स ने 1882 के आसपास बात की, 1882 के आसपास, ठीक है, गोट्स ने, ठीक है। लेकिन अगर आधुनिक में बहुत जगह आपको जॉर्ज चिशोलम मिल जाएगा स्टूडेंट, तो जॉर्ज चिशोलम ने 1887 में हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी छापी, ठीक है, हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी छापी, जो बहुत पॉपुलर हुई। तो जो आधुनिक पिता बन गए जॉर्ज चिशोलम, लेकिन इसकी संस्थापना नींव रखी गोट्स ने, ठीक है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाए। दोनों बात को आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। अगर जॉर्ज चिशोलम मिल जाए तो उसके साथ भी हम जा सकते हैं कि वो आधुनिक तौर पे उनको पिता माना जाता है, लेकिन सूत्रपात किसने किया, किसने फर्स्ट टाइम लाया, तो गोट्स ने ही लाया। ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? अब मत्स्य यानी फिशिंग किस में आएगा? तो स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बताया, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब प्राथमिक श्रेणी में आते हैं, और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, चीज़ों को बनाना, ये सब सेकेंडरी में आता है। और ढोना, जो सामानों को ढोना, लागत, ये सब टर्शियरी में आता है। तृतीयक श्रेणी में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट करना, संचार करना, ये सब तृतीयक श्रेणी में। तो पहले में क्या होता है, जो फसल को उगाना, फिशिंग करना, फार्मिंग करना, ये सारी चीज़ें प्राथमिक में आती हैं। जो अब और मैन्युफैक्चरिंग, जब ले जाके उसको किसी रूप में पैक किया जाए या उसका आटा बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, मतलब जब उसको किसी को, जैसे कपास का उत्पादन किया जाए तो प्राइमरी हो गया, उससे कपड़े उपड़े का वो किया जाए तो सेकेंडरी आ गया, उसको गाड़ियों पे लाद के पहुंचाया जाए तो वो तृतीयक श्रेणी यानी टर्शियरी जो आपका सेक्टर है उसका उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मत्स्य उत्पादन यानी फिशिंग होता है, वो प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? स्टूडेंट सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? तो एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, याद रखना है, एंथ्रेसाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला, इसी को एंथ्रेसाइट को हार्ड कोल के नाम से जाता है, हार्ड, कठोर कोयला के नाम से भी हम जानते हैं एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट जो होता है स्टूडेंट, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्लैक और शाइनी कलर का होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे जलता है और ज़्यादा उष्मा देता है। तो जो कोयले धीरे धीरे जलते हैं और ज़्यादा उष्मा देते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के कोयले माने जाते हैं। लेकिन वहीं पे इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, लिग्नाइट जो है वो निम्न ग्रेड का कोयला है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, निम्न ग्रेड का है। और उच्च ग्रेड का है एंथ्रेसाइट, जो धीरे धीरे जलता है और ज्यादा देर तक जलता है और ज्यादा उष्मा देता है, ज्यादा ऊर्जा मतलब उष्मा देता है। अगला क्वेश्चन, एलेप्सियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ के संचित भंडारण हेतु विश्व प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑप्शन है इसको लेके बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि एलेप्सियन माउंटेन में खदान जो है ना, मिनरल्स का भरमार है, जिसमें खनिज पदार्थों का भरमार है। तो विश्व प्रसिद्ध तो ये बहुत सारे खनिजों के लिए है, कोयला भी है, सोना भी है, हीरा भी यहाँ पे है, मिका भी है, मैग्नीज भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछता तो हम जाते कोयला के साथ, ठीक है। और ये कोयले माइनिंग के लिए ही पॉपुलर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये जो चारे चीजें लिखी गई ना, ये चारों चीजों के साथ दुनिया के सबसे जो क्या कह सकते हैं रेयर होते हैं, जो कहीं कहीं पाए जाने वाले खनिज है, वो भी एलेप्सियन पर्वत समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो है संचित भंडार के कोयले के संचित भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध हम मानेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइसोडोपेन का प्रयोग किसने किया? हु यूज्ड आइसोडोपेन? तो स्पेस इकोनॉमी में आइसोडोपेन, स्पेस इकोनॉमी अंतरिक्ष अर्थशास्त्र से आप जुड़ा हुआ है, और इसका प्रयोग मैक्स जर्मन अर्थशास्त्री वेबर ने, अल्फ्रेड वेबर ने किया। किसने? अल्फ्रेड वेबर ने किया था, जो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। और कब किया? 1909 में, 1909 में आइसोडोपेन का प्रयोग वेबर ने किया था। इस बात को आप याद रखेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करना फ्रेंड्स से बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट इसलिए कहना पड़ता है कि ताकि आप के इस एफर्ट से ही हमारा चैनल आपके लिए कंटेंट लाने का अच्छा माध्यम बना रहता है। आपके हम सपोर्ट और शेयर से हमने
कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए वीडियोस करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। अगला क्वेश्चन है, इन इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी लोकलाइजेशनल ट्रेंगल इज यूज्ड बाय। तो लोकलाइजेशनल ट्रेंगल जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी में जो है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थित त्रिभुज, तो अवस्थित त्रिभुज का प्रयोग जो है वो वेबर ने किया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेबर ने ही किया था। ठीक है, वेबर। ठीक है, मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत स्थिति का पता लगाना था। लोकलाइजेशनल ट्रायंगल का प्रयोग करने का मूल मकसद क्या था वेबर का, कि न्यूनतम लागत स्थिति का पता लगाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहा है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है। तो मैनचेस्टर स्टूडेंट आपको याद रखना होगा कि ये सूती वस्त्र, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड पॉपुलर है मैनचेस्टर सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का यानी ग्लोबल विलेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मार्शल मैक्लूहन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ज्योग्राफी के। तो वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किसने किया, मार्शल मैक्लूहान ने 1960 में 1960 में किया था। ठीक है, मार्शल मैक्लूहान ने ग्लोबल विलेज वैश्विक ग्राम शब्द का प्रयोग किया, जो एक कनाडाइक विचारक था। ठीक है, कनाडाइक अर्थशास्त्री और विचारक था मार्शल मैक्लूहान। 1960 में, कब किया था, 1960 में, इसको आपको याद रखना है 1960। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है, यानी जब इंपोर्ट वाला, जब इंपोर्ट क्या होता है वो ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। तो क्या होता है जब इंपोर्ट कोई देश ज्यादा कर ले और अपना माल ज्यादा ना बेच पाए, ठीक है, अपने देश का जो उत्पादन है उसको दूसरे देशों में ना बेच पाए, कोई भी व्यापारी भी अगर ऐसा करे कि वो खूब सारा, जैसे खूब सारा बस सामान खरीदे और अपना सामान ना बेचे, तो ऐसे केस में क्या होता है, व्यापार में घाटा होता है, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। और जो देश जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी एक्सपोर्ट करता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने व्यापार में हमेशा फायदे में रहता है। जो देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है किसी सेक्टर में, वो देश फायदे में रहता है। और कोई देश बस इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट बिल्कुल बहुत कम करे, तो उसको देश घाटा में चला जाएगा, उस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन से हैं, यानी यूबिक्विटीज रिसोर्सेज में क्या आते हैं। तो यूबिक्विटीज रिसोर्सेज में स्टूडेंट जो आपका ये क्या होते हैं, सर्वसुलभ संसाधन जो आराम से हर जगह मिल जाए। तो स्टूडेंट इसमें क्या आते हैं, सनलाइट, एयर, वाटर आता है। क्या आता है, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, ये सर्वसुलभ संसाधन में आते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा हवा के नाते। ठीक है, इसमें मिट्टी भी को हम स्टूडेंट मान सकते थे, लेकिन दोनों ऑप्शन को देखने के बाद ज्यादा सटीक ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह मिट्टी नहीं रहती है। अब अगला क्वेश्चन, एकल संसाधन जिसको यूनिक्विटीज रिसोर्सेज कहते हैं, कौन सा है। तो स्टूडेंट एकल संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बस किसी किसी जगह पे, केवल एक आध जगह पे पाए जाते हैं, जो केवल क्या पाए जाए, जो हर जगह ना पाए। जैसे सर्वसुलभ संसाधन थे, तो क्या होते हैं, जो एकल संसाधन है जो बस किसी एक आध जगह पाए, तो वो स्टूडेंट हीरा नहीं है, सोना नहीं है, और मिट्टी भी नहीं है। तो बचता क्या, क्रियोलाइट्स, जो ग्रीनलैंड में बस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्रियोलाइट, ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ग्रीनलैंड जगह पे पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन, ठीक है, तो क्रियोलाइट जो होता है वो एकल संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक जो है स्टूडेंट, ये लिखी एरिक जिमरमैन ने, जिमरमैन ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो एरिक जिमरमैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एरिक और जिमरमैन ने। ठीक है, तो ये एरिक वॉल्टर जिमरमैन ने ये बुक लिखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द हैंडबुक ऑन कमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो द हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, दिस बुक वाज रिटन बाय जॉर्ज चिसोलम। जॉर्ज चिसोलम जिसको आर्थिक भूगोल का बहुत जगह पे पिता भी माना जाता है। ठीक है, तो ये बुक लिखी है हैंडबुक ऑन कमर्शियल ज्योग्राफी जॉर्ज चिसोलम ने 1889 में, 1889 में, 1889 में लिखा था। ठीक है, और ये स्कॉटिश भूगोल वक्ता है। जॉर्ज चिसोलम क्या है, स्कॉटिश भूगोल वक्ता यानी ज्योग्राफर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। तो हु रोट मैन्स नॉलेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स। तो मैन नॉलेज इज बिगेस्ट रिसोर्स, ये जिमरमैन एंड मिचेल। ठीक है, जिमरमैन एंड मिचेल का ये कथन है। ठीक है, जिमरमैन एंड मिचेल का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायापुंज जिसको हम क्या कहते हैं, फैंटम पाइल,
तो फैंटम पाइल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, यानी छाया पुंज की संकल्पना किसने दी है? तो फैंटम पाइल का कॉन्सेप्ट दिया है एरिक जिमरमैन ने, ठीक है स्टूडेंट। तो फैंटम पाइल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एरिक जिमरमैन, और किस वर्ष दिया, मैं आपको वर्ष बताते जा रहा हूँ स्टूडेंट, जरूर याद रखिएगा। 1951 में दिया था। किस में दिया था? 1951 में, ठीक है। और ये छाया पुंज की संकल्पना, जिसको हम फैंटम पाइल कहते हैं, ये एक्सेस हिडन रिसोर्सेस को ढूंढना, उसको प्राप्त करना, यानी पदार्थ के भीतर छुपे हुए आंतरिक संसाधन को प्राप्त करना। किसी पदार्थ के अंदर छुपे हुए जो छुपे हुए संसाधन होते हैं उसको प्राप्त करने से ये संबंधित है, ठीक है, छाया पुंज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? अब ये तो आपको बता ही दिया स्टूडेंट, फिशिंग, मछली पालन, खेती करना, ये सब किस में आता है? ये प्राथमिक में आता है, प्राइमरी से। ये किस में आता है? प्राथमिक में आता है। द्वितीयक में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग करना, कार का बनाना या सामग्रियों का बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग करना, ये द्वितीयक श्रेणी में आता है। और ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना, बैंकिंग करना, ये सब टर्शियरी यानी तृतीयक श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है? तो सुपीरियर झील जो है स्टूडेंट, वर्ल्ड, ये पहले इसके बारे में आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सुपीरियर झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी की झील और है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की फ्रेश वाटर की झील है। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ज़्यादा डीपेस्ट है, और कोल्डेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है, यानी सबसे गहरी और झील भी है और सबसे ठंडी झील भी है और सबसे स्वच्छ झील भी है, ठीक है स्टूडेंट। और ये किस लिए फेमस है? तो ये आयरन ओर यानी लौह अयस्क के लिए ये फेमस है, ठीक है, आयरन ओर के लिए फेमस है, जो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिकन और कनेडियन बॉर्डर के आसपास ये पाई जाता है, ठीक है, ये जो हमारा सुपीरियर झील है। और जो 5 बड़े लेक हैं, ठीक है, जो 5 बड़े लेक हैं यहाँ के, वो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एडी है और ओंटारियो है। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के निकट ये सारे झील हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, यानी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। तो जो गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है, जो आयातकों और निर्यातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, तो वो कौन सी पॉलिसी होती है? उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कॉमर्शियल पॉलिसी यानी व्यापारिक नीति, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ? तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव जो है वो आपका सामाजिक भूगोल के रूप में हुआ था, ठीक है, सामाजिक भूगोल के रूप में आर्थिक भूगोल का उद्भव हुआ, ठीक है। फिर मानव भूगोल की उपशाखा भी इसको क्या माना जाता है, ठीक है। तो ये सब मानव भूगोल की उपशाखा और इसका सामाजिक भूगोल के रूप में इसका उदय हुआ था। तो सोशल ज्योग्राफी ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो पिछले बार आया था स्टूडेंट, वो भी हम देख लेते हैं। तो पिछले बार जो लास्ट क्वेश्चन था 40, वो पूछा था अकॉर्डिंग टू वॉन थ्यूनेन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड बेल्ट। तो वॉन थ्यूनेन के साथ द्वितीय पेटिक में किसका उत्पादन किया जाता है? तो स्टूडेंट जो ये बेल्ट, जो सेकेंड बेल्ट में वॉन थ्यूनेन के हिसाब से ईंधन के लिए लकड़ी, टिम्बर, वुड फॉर फ्यूल, ठीक है, सेकेंड में द्वितीय श्रेणी में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ईंधन के लिए लकड़ी यानी वुड फॉर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम बेल्ट में स्टूडेंट साग सब्जी तथा खेती तथा दुग्ध पशुपालन, ये जो होता है ये प्रथम श्रेणी में होता है, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन बी है वो प्रथम श्रेणी के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी द्वितीय श्रेणी के लिए है। और गहन खेती, ठीक है, गहन खेती, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल आपके फर्स्ट बेल्ट में होते हैं। वुड फॉर फ्यूल ईंधन के लिए लकड़ी का जुटाना वो सेकंड बेल्ट में आता है। और बहुत सारा चावल, गेहूं, इन सबों की खेती आपकी जो होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन खेती यानी गहन खेती जो होती है वो तीसरे बेल्ट में आती है। और रेंचिंग और लाइव स्टॉक, तो पशुपालन जो होता है वो आपके चतुर्थ श्रेणी में आता है, चतुर्थ बेल्ट श्रेणी में आता है। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन पिछले बार के हमने आपके लिए कवर किए। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इस बार हो सकता है मतलब 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पिछले बार 40 थे और रिटन क्वेश्चन पेपर भी था, इस बार रिटन हो सकता है ना हो। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर के सारे MCQ क्वेश्चन आपके लिए समाप्त किए। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर आपके लिए अच्छा लगा होगा। वीडियोज को फ्रेंड्स से वीडियोज को लाइक करना और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।